हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। तो आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 4 और 5 अगस्त का। तो ऐसे 7 रेलेवेंट आर्टिकल हैं जो आज और कल में आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से, तो उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला आर्टिकल है द लर्निंग जर्नी, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल जो लॉन्च करी गई थी उसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया हुआ है। सो द कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल सेज दैट एजुकेशन इज मच बियॉन्ड ऑनलाइन लर्निंग। सो एज यू नो दैट अभी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैपनिंग, स्कूल सारे बंद हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी एक्सेस नहीं मिल पा रहा ऑनलाइन एजुकेशन का भी, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट टू हैव ऑनलाइन डिवाइसेज विद देम। सो अब यहां पे इन कंटेक्स्ट ऑफ एनईपी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बात करी गई है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द स्पिरिट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ एनईपी, राइट। सो पहली बात तो एनईपी जैसे कि पब्लिक पॉलिसी है, सो एनईपी इज ऑल्सो अ न्यू पॉलिसी। इसको लेके ऑब्वियसली काफी चिंता जताई गई थी इन द पास्ट कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव होगा। जैसे हर एक पब्लिक पॉलिसी की बात होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके, तो इसकी भी इंप्लीमेंटेशन को लेके एक कंसर्न है। सो पहली बात तो ये आती है दैट कि एवरी टीचर, जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे इन्वॉल्व हों, चाहे सेकेंडरी लेवल पे इन्वॉल्व हों, चाहे टर्शियरी लेवल पे इन्वॉल्व हों, दे हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप, और एल्स द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन विच इज रिक्वायर्ड विल नॉट रियली टेक प्लेस। एंड ऑल्सो जो स्कूल्स हैं उनको एक ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस करना पड़ेगा, नॉट ऑन जस्ट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंडसेट बट मोर ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन whom they are teaching, right? So we have to also make robust institutional mechanisms to support this policy ताकि ये policy effectively implement हो सके। Now, अब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले एक साल में, राइट। सो ऑब्वियसली हम स्कूल्स को कंपेयर नहीं कर सकते विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। सो वी कांट कंपेयर द स्कूल्स विद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफेयर दोनों जगह पे एग्जिस्ट करता है, राइट। जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, अब जैसे जो नर्सरी में बच्चे जाते हैं क्लास 1 में, 2 में, 3rd, 4th क्लास में, अब इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं दे कैन नॉट बी एड्रेस्ड ओनली ऑनलाइन। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ टूल, इज एन एड to help students in these times, but अगर हम बोलें कि ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा फिजिकल एजुकेशन को, तो दैट वुड बी रॉन्ग। और एनईपी जो पॉलिसी है ये ज़्यादा एफिशिएंट तभी हो पाएगी अगर फिर से स्कूल शुरू होते हैं, फिर से फिजिकल टीचिंग शुरू होती है। सो एनईपी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती ऑनलाइन एजुकेशन में, राइट। चिल्ड्रंस आर लूजिंग टच विद अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो ये जो सारे स्किल्स होते हैं, एक बच्चा जो स्कूल में जाता है वो क्लास में अपनी टीचर को देख के, अपने दोस्तों को देख के, क्लासमेट्स को देख के डेवलप करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ऐसे साथ के साथ डेवलप होती हैं। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन में डेवलप होनी मुश्किल है। तो टेक्नोलॉजी क्या वरदान है या एक श्राप है? सो टेक्नोलॉजी वेदर इट्स अ कर्स और अ बून। सो टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स पीपल, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस हैं। अभी हमने पिछले 1.5-2 ईयर्स में टेक्नोलॉजी के बहुत एडवांटेजेस भी देखे हैं एज फार एज कनेक्टिंग विद पीपल इज कंसर्न, बट उसके लिमिटेशंस भी हैं बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग आर नॉट रियली पॉसिबल ओनली बाय ऑनलाइन लर्निंग। सो स्कूल्स जो हैं, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, दे कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड और दे कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्पेंस्ड और सब्सटीट्यूटेड विद एज पीसेज ऑफ लर्निंग। एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो फाइंडिंग डिफिकल्ट टू सपोर्ट द चिल्ड्रन बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं खास करके रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो फोन्स या लैपटॉप्स अफोर्ड कर सके करके अपने बच्चों को लेके वो दे सके, तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द implementation of this policy? So as I just discussed, so it cannot be brought in the schools through online devices, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स नहीं हैं, इंटरनेट डिवाइसेस नहीं है, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है ऑल ओवर द कंट्री। मेट्रो सिटीज़ की बात और है, बट बहुत सारे ऐसे एरियाज, रूरल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पे अभी इतना अच्छी तरीके से ब्रॉडबैंड पेनिट्रेट नहीं किया, राइट। सो ऑफ लेटली क्या हो रहा है पिछले 2 सालों से, दैट the schools have been designed for a crisis rather than designing school for what we want them to be. तो अभी तो because of the pandemic, because of the lockdowns, because of the closure of the schools, अभी वो एक ये सबके लिए बहुत एक नई बात थी, कोरोना वायरस पैंडेमिक, टीचर्स जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी नई बात थी। तो अभी वो अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज को, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस जो अभी आया हुआ है कि अभी टीचिंग नहीं हो पा रही फिजिकल, वो उस हिसाब से अपने कोर्सेज को डिजाइन कर रहे हैं। बट इन द लॉन्गर रन हमको एजुकेशन को या स्कूल्स को डिजाइन करना है फॉर व्हाट द पर्पस फॉर व्हाट दे आर। और अगर एनईपी की बात करें तो हमको ये स्कूल्स को, टीचर्स को, अपने सिलेबस को, करिकुलम को इन रिस्पेक्ट टू एनईपी डिजाइन करना है, राइट। सो वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस क्राइसिस सिचुएशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
currently there's a fragile learning system with implications for the implementation of the NEP. तो अभी जो लर्निंग सिस्टम है बहुत वीक हो गया है, बहुत फ्रेजाइल हो गया है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाएं। उनको और ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है कोर्सेज बनाना, ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है। उनके लिए भी नई चीज़ है सारी की सारी, बच्चों के लिए भी नई चीज़ है, पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम अगर ऑनलाइन बच्चे बैठे रहेंगे, अगर ज़्यादा टाइम वो वीडियोज़ देखते रहेंगे एजुकेशन के, तो उनकी आइज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था 1 वीक बैक दैट मेंटली भी स्ट्रेसफुल हो सकता है टू व्यू अ वीडियो फॉर अ लॉन्गर टाइम। Now, way forward. So, we need to create master trainers, who will be able to train principals and teachers in the urban and rural areas going forward. जब एक बार स्कूल शुरू होते हैं, जब ये पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करा जाएगा, तो हमको ऐसे ट्रेनर्स की जरूरत है जो कि टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को इन सिंक विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी गाइडलाइंस है उस हिसाब से वो उनको ट्रेन कर सके, राइट। NEP is about learning through observation, listening, exploring, experimenting and asking questions. So this cannot be done by online education completely. इसके लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो फिजिकल टच बहुत जरूरी है, टीचर का सामने होना बहुत जरूरी है, तभी करके बच्चा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप कर पाएगा। अगला आर्टिकल है जी, ये हिंदू में आया है, ये लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशन रोड ब्लॉक। ये आर्टिकल वेंकैया नायडू ने लिखा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन है राज्यसभा के। अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया गया था जहां पे 14 नेटिव लैंग्वेजेस में जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाएंगे इंडिया में इन अक्रॉस 8 स्टेट्स, ठीक है। तो ये प्रपोजल जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये परमिशन दी थी ताकि जो बीटेक प्रोग्राम्स हैं वो 14 लैंग्वेजेस में हो सकते हैं अक्रॉस 8 स्टेट्स। सो दिस इज इन सिंक विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको काफ़ी अच्छा माना गया, काफ़ी मॉन्यूमेंटल माना गया इस चीज़ को। बीटेक कोर्सेज इन हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, सो ये सब लैंग्वेजेस हैं जिसमें बीटेक के कोर्सेज दिए जाएंगे। So NEP's emphasis on the mother tongue as the medium of instruction will instill a lot of confidence in students, especially from the poor and rural background, because उनको ये opportunity मिलेगी, उनको ये अवसर मिलेगा जहाँ पे वो अपनी ही भाषा में, अपनी मदर टंग में ये सब टेक्निकल नॉलेज गेन कर सकते हैं, टेक्निकल बुक्स पढ़ सकते हैं, और उसके लिए उनको इंग्लिश पढ़ने की भी लाइबिलिटी नहीं होगी। सो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा बेटर डेवलप हो पाएगी। और जो उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ड्रीम है एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेना, एक अच्छी जॉब करना, तो थ्रू लर्निंग थ्रू दिस मदर टंग मीडियम वो ज़्यादा अपना ड्रीम भी रियलाइज कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? एक बड़ा अच्छा कोट है जो कि हमारे ग्रेट फिजिशियन सर सीवी रमन, वो नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग, अदरवाइज साइंस विल बिकम अ हाइब्रो एक्टिविटी, राइट। तो इतनी सारी डिस्कवरीज होती हैं साइंस में, इतनी सारी इन्वेंशंस होती है, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आज के टाइम पे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस इस करके नहीं है बिकॉज उनको इस बात की समझ नहीं है कि वो क्या है, वो क्या इन्वेंशंस है, वो क्या डिस्कवरीज हैं। बिकॉज जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर बन जाता है, बिकॉज इंग्लिश में अवेलेबल है सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है, जिनका टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, बट उनको इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर लगता है, इस करके वो नहीं समझ पाते हैं, राइट। सो वी विल इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड डेवलप देयर कॉग्निटिव फैकल्टीज एज वेल। और यूनेस्को का ये कहना है दैट लर्निंग इन द मदर टंग इज जर्मेन टू बिल्डिंग सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी बच्चे फील करेंगे अगर वो अपनी मदर टंग में ये कोर्सेज को अवेल कर पाएंगे, ठीक है। सो इंडिया के पास दुनिया जहान के बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे मेडिसिन के हो, चाहे लॉ के हो, चाहे MBA प्रोग्राम्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज रिलेटेड प्रोग्राम हो। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो ये बैरियर जो है ये रिमूव हो सकता है अगर मदर टंग लैंग्वेज में ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो साउथ कोरिया में नियरली 70% ऑफ यूनिवर्सिटीज दे टीच इन कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान में मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आर टॉट इन जापानीज। फ्रांस अगेन वहाँ पे फ्रेंच ओनली पॉलिसी यूज़ की जाती है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। उस तरह से जर्मनी में 80% ऑफ द मास्टर प्रोग्राम्स आर इन जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी। इंडिया, एक इंटरेस्टिंग बात है दैट इंडिया हैज एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, बट दे आर ऑल बीइंग टॉट इन इंग्लिश। सो अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखें तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अपनी ही मदर लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। नाउ वे फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लेवरेज टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज इंडियन लैंग्वेज कोर्सेज टू एवरीवन, राइट, स्पेशली द रूरल एंड द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी मदर टंग लैंग्वेज में लिखना चाहिए, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मलयालम है, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो पंजाबी है। तो इन सब लैंग्वेजेस में वो टेक्स्ट बुक्स इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों को,
ठीक है। और यहां पे कहीं ये बात नहीं हो रही कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम डिस्करेज करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमको जाननी, समझनी, पढ़नी जरूरी है। वेंकैया नायडू ने इस आर्टिकल में ये बात बहुत कैटेगोरिकली बोली है दैट वो प्रमोट करते हैं कि जितनी लैंग्वेजेस बच्चे सीख सके उतनी अच्छी बात है। अपनी मदर टंग भी आती हो, हिंदी भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, अगर कोई और फॉरेन लैंग्वेज है वो भी सीखने में कोई बुरी बात नहीं है। तो यहां पर मदर टंग वर्सेज इंग्लिश अप्रोच फॉलो करने की बात नहीं करी गई है। इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे मदर टंग प्लस इंग्लिश अप्रोच फॉलो करने की बात करी गई है दैट इंग्लिश के साथ साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। उसमें भी बच्चे टेक्निकल डिग्रीज, टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल है जी, नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। सो ये हिंदू में आया जी आज। सो ये किस कंटेक्स्ट में है? ये इस कंटेक्स्ट में है कि अभी लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन इज ऑब्वियसली वेरी पैरामाउंट, वो बहुत जरूरी है। उसके चलते इस बिल में ये बात करी गई है दैट किसी किस्म की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में या जो भी गवर्नमेंट ओन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसमें किसी किस्म की स्ट्राइक नहीं की जा सकती है, स्ट्राइक अलाउ नहीं की जाएगी। और आफ्टर ऑल चलो प्रोटेस्ट करना तो एक फंडामेंटल राइट है दैट यू कैन फॉर्म यूनियंस, यू कैन फॉर्म असेंबलीज, यू कैन प्रोटेस्ट, लेकिन स्ट्राइक करना जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो उसके साथ साथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉयज हैं उनको ये भी एश्योर किया गया कि ऐसी कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगी कि आपको स्ट्राइक करना पड़े, आपको ऐसा प्रोटेस्ट करना पड़े। बिकॉज जहां पे नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, बिकॉज सी जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जो यहाँ पे जो चीजें मैन्युफैक्चर होती है, जो चीजें यहाँ पे बनती हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज में आ जाती हैं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में आ जाती हैं, विच आर इन कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो जो एम्प्लॉयज इस तरह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एसेंशियल सर्विसेज में आ जाता है और ये बहुत जरूरी है, कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है दैट आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हैं, चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। So for the armed forces and the police, the fundamental right to form an association can be restricted under Article 19 Clause 4 in public interest, in national interest. ठीक है। सो ये जो एसोसिएशन या यूनियंस फॉर्म, ये आई मीन वी हैव द राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस, बट ये जो प्रैक्टिस है पुलिस फोर्सेस के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्टिव है, कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या व्यू है? सो एक केस था 2003 में, टी के रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। द सुप्रीम कोर्ट had categorically said that the employees have no fundamental right to resort to strike and government employees cannot hold the society to ransom by going on strike. So जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, खास करके जो डिफेंस सर्विसेज में एंगेज रहे हैं, जो पुलिस सर्विसेज में एंगेज रहे हैं, आफ्टर ऑल चलो वो भी सिटीजन है, एक सिटीजन होने के नाते उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, बट बिकॉज वो डिफेंस में है या पुलिस में है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो जो उनका जो दायरा है काम करने का वो नेशनल इंटरेस्ट को केटर करता है, नेशनल सिक्योरिटी को केटर करता है, तो वो स्टेट को बाय रैंसम नहीं ले सकते हैं बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक। गांधी जी के व्यूज क्या थे? गांधी जी ने भी ये कहा था दैट पुलिस शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक, सो दे हैव एन एसेंशियल सर्विस एंड दे शुड रेंडर दैट सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पे। अगर उनको सैलरी कम मिल रही है या कुछ भी है, उस बात को लेके वो स्ट्राइक या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी जो सर्विस है, दैट हैज टू केटर द नेशनल इंटरेस्ट विच इज अ लार्जर थिंग। सो कंक्लूजन यहां पे क्या निकलता है दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्राइक एज अ वेपन बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है, जिसके करके बहुत हंगामा होता है, बहुत केओस होता है। सो आई मीन स्ट्राइक एज अ वेपन इज नॉट रियली अलाउड एंड पार्लियामेंट इज वेल विद इन इट्स राइट। पार्लियामेंट अपने दायरे में है, पार्लियामेंट का बिल्कुल वो राइट है जहां पे वो प्रोहिबिट कर सकता है, ऐसे लॉज बना सकता है जो स्ट्राइक्स को रोक सके। चलिए अगला है जी, अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है जी। ये बेसिकली किस कंटेक्स्ट में आया? रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट बी पीपल सेंट्रिक। अब ये आर्टिकल बेसिकली एम्फोसाइज करता है कि जैसे इंडिया के बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं टुवर्ड्स 2032, उन्होंने अभी अपना जो टारगेट है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कर दिया था एज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द पेरिस अकॉर्ड्स। तो अब ये बात यहाँ पे की जा रही है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली इकोनॉमी को भी फायदा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, बट साथ के साथ जॉब जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद जॉब्स, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी कैन बी मेट बाय द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों चीजें यहां पे मीट हो सकती हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और जॉब क्रिएशन भी।
90% of new electricity 90% of new electricity generation capacity around the world comes from renewable energy resources. तो बहुत सारी जो nations हैं उन्होंने अपने targets announce किए थे towards Paris climate accord towards 2030 कि वो अपने contributions देंगे through meeting their energy requirements by renewable energy. तो बहुत सारी countries उस direction में जा रही हैं. इंडिया ने भी बहुत significant progress किया है. So बहुत सारी अब जो electricity generation आने वाले time में through renewable resources होगी, राइट और उसके चलते जो अभी नए जो नेट जीरो मिशन टारगेट्स की अभी अनाउंसमेंट हुई थी, उसके चलते जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम है दैट इज आल्सो सेट टू अंडरगो अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. सो हम एक क्लीन एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स मूव इन कर रहे हैं. हाउ इज इंडिया प्लेस्ड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन? नाउ इंडिया इज obviously among the world's top 5 countries in terms of renewable power capacity. ठीक है, उसके बाद इंडिया ने अपना इंटेंट भी दिखाया है कि भाई उनका इंटेंट है टुवर्ड्स ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडरशिप बाय प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज भी इस अलायंस का हिस्सा हैं. ठीक है, और इंडिया का जो अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का जो उन्होंने टारगेट सेट किया टुवर्ड्स 2030 दैट इज 450 गीगावाट. दैट इज वेरी एम्बिशियस, राइट. दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द 175 गीगावाट टारगेट. यानी कि 2015 में उन्होंने 175 गीगावाट का टारगेट अनाउंस किया था टुवर्ड्स 2030. इंडिया ने 191 गीगावाट अचीव कर लिया थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, हाउ विल दिस लीड टू जॉब क्रिएशन? सी, अब इतना एम्बिशियस टारगेट है 450 गीगावाट्स का. सो ऐसा माना जाता है दैट दिस विल एम्प्लॉय मोर देन 500,000 वर्कर्स, राइट. सो 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए जा सकते हैं थ्रू दिस रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव. Immediate gains including job creation and new economic opportunities. Also जो new jobs हैं जो create होंगी because of renewable energy sector, renewable energy resources. तो जो पुराने जो लोग थे, जो coal miners थे या जो non renewable sector में जो काम करते थे, उनको भी सरकार का ये भी फर्ज है, प्राइवेट सेक्टर का ये भी फर्ज है कि उनको भी ये नई टेक्नोलॉजी, ये नई चीजें सिखाएं ताकि उनकी जॉब्स मिसप्लेस तो हो रही हैं बट उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सके जो जॉब्स जनरेट होंगी बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. Boost to rural economy. So now clean energy innovations for farms and business offer a market opportunity worth more than $50 billion. So that's quite a lot. That's humongous. So government must incentivize investment in decentralized low carbon power sources like rooftop, solar and train. So solar energy को लेके काफ़ी काम किया जा रहा है, especially rural areas में solar power plants बनाए जा रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद ये जो एनर्जी एफिशिएंसी जो मेथड्स हैं ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, हाउसिंग सेक्टर में भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं. उससे जो एनर्जी एफिशिएंसी है दैट विल बिकम अ कोर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिजाइन. तो आगे जाके जो हाउसिंग सेक्टर है वो भी एक अच्छे रिसोर्सेज, क्लीन रिसोर्सेज यूज करके इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता है. ठीक है. Now, what is the way forward? So obviously we have to engage the youth, which is very important. We have to engage the youth, which is critical to ensure that energy transition is sustainable and possible for a longer period of time. दूसरी बात यहाँ पे है कि हमको जेंडर पैरिटी भी मेंटेन करनी है बिकॉज ग्लोबली अगर बात करें सो वुमेन जो है सो दे अकाउंट फॉर नियरली 32% ऑफ रिन्यूएबल वर्कफोर्स. बट इंडिया में बहुत कम है, 11% है ये जो फिगर है. सो रूरल एरियाज में खास करके इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो वहाँ पे वुमेन को भी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. तो हमको एक जेंडर पैरिटी अप्रोच भी यहाँ पे फॉलो करनी जरूरी है. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है जी, अ रुपी विश फॉर इंडिया एट 100. ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था. सो बेसिकली जैसे अभी तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का आ रहा है, बट इस आर्टिकल में बात करेगी दैट 2047 में जब इंडिया को आज़ाद होए को 100 साल हो जाएंगे तो क्या हम एक ऐसी पॉसिबिलिटी फोर्सी कर सकते हैं जो रुपी है कि वो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सके. ठीक है, तो इस बात के बारे में यहाँ पे बात करेगी, डिस्कस किया गया है. सो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं. सो अक्रॉस 150 कंट्रीज $12 ट्रिलियन जो है दे आर स्टोर्ड इन 8 करेंसीज प्रेजेंटली, राइट. सो इसमें से ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो है जो 50% से ज़्यादा US डॉलर्स में है, 55%, 30% इन यूरोस एंड 15% इन 6 अदर करेंसीज. Now, what will it take for rupee to be a reserve currency? क्या ऐसी चीजें रिक्वायर्ड होंगी जिससे हम कह सके कि आने वाले और 25-30 सालों में जो रुपी है वो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है? तो पहली बात तो इट हैज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट. तो उस करेंसी में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. अभी डॉलर पे सबको ट्रस्ट है, यूएस एक सुपर पावर है, बहुत सारा जो ट्रेड है, बहुत सारा जो ट्रांजैक्शंस हैं ग्लोबली वो डॉलर्स में की जाती हैं. ठीक है, सो बिकॉज डॉलर में लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा है तो रुपी को ऐसा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ग्लोबली कंपेटिटिव होना पड़ेगा ताकि लोग ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ताकि ग्लोबली ट्रांजैक्शंस कैन हैपन इन रुपीज ऑल्सो. सो
सो इंडिया अभी तक ऑब्वियसली सिंस 1991 जब से जो बीओपी क्राइसिस हुआ था उसके बाद इंडिया ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया अपनी तरफ से एज फार एज रिफॉर्म्स आर कंसर्न, चाहे वो रिफॉर्म्स में कमियां हैं, रिफॉर्म्स में और सुधार किए जा सकते हैं, वो और बात है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट उसके अलावा जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग नॉर्म्स है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन, लेबर एंड एग्रीकल्चर को लेकर बहुत रिफॉर्म्स यहाँ पे इनिशिएट करे गए हैं। तो प्रोग्रेसिवली आफ्टर 1991 जब से हम एलपीजी इकोनॉमी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे हम और मार्केट इकोनॉमी बन रहे हैं, तो हमने अपनी तरफ से, इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिशें करी हैं ताकि इंडिया को और प्रोग्रेसिव मैप पे लेके आ सके एज फार एज मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन इज कंसर्न्ड। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबल शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक ग्रेविटी है, वो एशिया में हो रहा है और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो चाइना को ट्रस्ट नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ चाइनाज मस्कुलर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ चाइनाज फेक डोमिनेंस। 25% of world's new workers in the next 10 years will be Indian। ठीक है, सो दैट इज क्वाइट अ लॉट बिकॉज हमने कितनी बार डिस्कस किया कि हमारे पास बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे लिए वरदान बन सकता है, हमारा असेट बन सकता है अगर हम उसको एफिशिएंटली टैप करना समझ जाएं। तो दैट्स अ वेरी गुड फिगर, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यू वर्कर्स अगर आने वाले 10 सालों में इंडियन होंगे, सो दैट्स क्वाइट गुड। सो अगर ये सब है तो हाउ कैन रुपी बी स्ट्रेंथन फर्दर? सो फिस्कल पॉलिसी मस्ट रेज आर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशियो है वो ज़्यादा इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। वो तब होगा अगर लोग टैक्स भरेंगे। वो अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो वो क्या इनकम टैक्स देंगे? सो ऑब्वियसली अगर लोगों का प्रोपोर्शन ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी भी टैक्स देने की बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी अंडर 90%। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है हमेशा। मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंगेज इन फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि अभी 90% से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं। ठीक है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो कम हो, बिकॉज अभी बहुत सारा जो हमारा वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। वी आर स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। सो जब लेस देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो हम कह सकते हैं हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे चलेंगे। देन रूल ऑफ लॉ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रेस फ्रीडम, सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस एटसेट्रा। ठीक है, सो कौन सी रिजर्व कंट्रीज, कौन सी रिजर्व करेंसीज हैं? 8 रिजर्व करेंसीज कौन सी हैं? डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, इसको युआन कहते हैं, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर एंड स्विस फ्रैंक। तो ये 8 रिजर्व करेंसीज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नाउ हाउ कैन इंडिया लेवरेज ओवर चाइना? सो चाइना इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेबर्स, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो खास करके चाइना के जो नेबर्स हैं इनसे परेशान हैं बहुत टाइम से। ठीक है, सो इस करके ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को लुक अपॉन करती है। अगर हम इंडो पैसिफिक की भी बात करें, दैट इंडिया कैन बी द लीडर ऑफ एशिया एंड इंडो पैसिफिक। उसके बाद चाइना ने अभी ऐसे बहुत एंटी कॉर्पोरेट पॉलिसीज फॉलो करी हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एंट, यानी कि जो जाकमा का जो ग्रुप, जो जाकमा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो वो है एंट आईपीओ एंड सैवेजिंग द डीडी आईपीओ। सो जो जाकमा है, जो जाकमा जैसे जो अलीबाबा के ओनर हैं वो इसके एंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी ओनर हैं। सो इसके आईपीओ को अभी इसमें अड़चन डाली गई थी by the Chinese authority। और जो डीडी है, डीडी इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, सो डीडी इज बेसिकली अ व्हीकल फॉर हायर कंपनी। सो थ्रू इट्स ऐप ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके भी आईपीओ में अड़चन डाली गई थी, रुकावट डाली गई थी, ये कह के कि कुछ नॉर्म्स हैं डेटा सिक्योरिटी की जो डीडी कंपनी ने वायलेट किए हैं, इसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली पॉलिसीज चाइना नहीं ज़्यादा फॉलो कर रहा। सो उसके चलते अंडर चाइनीज लॉ द फॉरेनर्स कांट ओन चाइनीज शेयर्स डायरेक्टली। ठीक है, सो यूएस इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं इन रफली 250 चाइनीज कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द यूएस एक्सचेंज, दे डोंट ओन इक्विटी इन रियलिटी बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज लॉ। ठीक है, कि फॉरेनर दे कांट ओन चाइनीज शेयर डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद चाइनाज ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, राइट। उसके बाद अगर हम रेनमिनबी की बात करें जो कि एक रिजर्व करेंसी में मानी जाती है, तो 2% शेयर ही है उसका ग्लोबल रिजर्व्स में, ज़्यादा नहीं है। सो दिस विल, अब चाइना की बहुत बात की जाती है कि चाइना एक सुपर पावर है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये है वो है, बट 2% रिजर्व्स ही हैं, 2% शेयर ही है ग्लोबल रिजर्व में। सो दैट डज नॉट रियली शो दैट दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द बिगेस्ट ट्रेडिंग नेशन। लोगों का जो भरोसा है अभी भी ज़्यादातर डॉलर पे ही है। So India does not need to be perfect, it just needs to be better than its competitors। तो यहां पे फिर दो बातें आ जाती है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। ठीक है,
तो अभी हमारे पास फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, हमारे पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है. सो तारापुर कमेटी 1997 में उसने सजेस्ट किया था दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो परचेज कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स को, और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी परचेज कर सकते हैं फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, सो अभी हमारे पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है. ठीक है, so capital account is a record of the inflows and outflows of capital that directly affect a country's foreign assets and liabilities. so जैसे FDIs हैं, FIIs हैं, ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर आते हैं. और इस तरह से करंट अकाउंट की बात करें तो वी हैव फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, सो विच इज द फ्रीडम टू कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर्स एंड डॉलर्स इनटू रुपी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इंडिया की फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब से है? 1993 से है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपने आई एम श्योर इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा होगा ये. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, दीज टू टॉपिक्स. चलिए अगला चलते हैं जी, ग्रैंड टैक्स बार्गेन इन द डेंजर ऑफ कमिंग अपार्ट. तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया है जी, आज आया था ये आर्टिकल. सो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? नीड फॉर अ जीएसटी 2.0. देखिए जीएसटी आए को अब 4 साल हो गए हैं. अच्छा एक लॉ था, जीएसटी निकाला गया था. बहुत टाइम से, कितने सालों से, 20-25 सालों से जीएसटी की बात हो रही थी. अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से जीएसटी को लेकर बात चल रही थी और बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. फाइनली हम एक वन नेशन वन टैक्स के टुवर्ड्स हमने कदम रखा 2017 में. लेकिन जैसे कोई भी पॉलिसी है, कोई भी लॉ है, कोई कंप्लीट परफेक्ट नहीं होता. देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. ठीक है, ये बात पॉलिसी मेकर्स भी जानते हैं, पॉलिटिशियंस भी जानते हैं कि किसी भी पॉलिसी में सुधार हमेशा ज्यादा किया जा सकता है. कोई भी पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती है. उसी तरह से कुछ सजेशंस इस आर्टिकल में दिए गए दैट हाउ कैन जीएसटी बी रिवैम्प्ड, और क्यों जरूरी है जीएसटी में रिवैम्प करना, व्हाई इज इट वेरी एसेंशियल. सो पहली बात तो यह है कि द जीएसटी रिजीम इज लोडेड इन फेवर ऑफ द सेंटर. ठीक है, सो हालांकि जीएसटी काउंसिल है, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज नो पर्टिकुलर बॉडी जो कि एडजुडिकेट कर सके द डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. बिकॉज बहुत नेचुरल सी बात है दैट इतने बड़े काउंसिल पे जहां पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में. हालांकि सेंटर के पास 1/3 राइट है, वोटिंग राइट्स हैं द जीएसटी काउंसिल, और स्टेट्स के पास 2/3 राइट्स है. बट बहुत सारी ऐसे छोटी स्टेट्स हैं जिनका जो शेयर है टुवर्ड्स द जीएसटी इज लेस देन 5%. ठीक है, सो वो जो छोटी स्टेट्स हैं और सेंटर का इतना ज्यादा कंट्रोल होने के बावजूद जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाती है. तो ऐसा एक सजेशन है दैट ये जो एक कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए विच शुड बी सेट अप विच कैन डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स विद इन द जीएसटी काउंसिल. ठीक है, so nearly 45 to 50% of commodity values outside the purview of GST such as petrol and petroleum products. ठीक है, उसके बाद at the retail level इररिस्पेक्टिव कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो बर्डन है वो कंज्यूमर पे, कस्टमर पे पास ऑन कर दिया जाता है. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आपने कोई चीज़ फॉर योर बिजनेस अगर आपने परचेज करनी है एज योर इनपुट्स, सो आप उस पर टैक्स देते हैं जो आपको बाद में रिफंड हो जाता है. ठीक है, अब लेकिन क्या हर किसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करनी होती है, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है, खास करके जो रिटेल लेवल पे. तो उससे क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के चक्कर में जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो जो कॉस्ट ऑफ द टैक्स है वो कंज्यूमर पे पास कर देता है, डिस्पाइट कि उसको क्रेडिट मिल जाता है जिस पे उसने परचेज किया है, जिस पे उसको इनपुट टैक्स उसने दिया था उसको वापस रिम्बर्स भी हो जाता है. बट डिस्पाइट दैट वो जो कॉस्ट है कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाती है, जिसके करके प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और कंज्यूमर को मुश्किल लगता है फिर ज्यादा पैसे देना. सो मल्टीपल रेट्स आर चार्ज एट डिफरेंट स्टेजेस. सो जीएसटी जो स्ट्रक्चर है इंडिया का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत तरह के स्लैब्स हैं, 4 तरह के स्लैब्स हैं. बाकी देशों में ऐसा नहीं है, बाकी देशों में स्ट्रिक्टली वन नेशन वन टैक्स है जहां पे मल्टीपल स्लैब्स भी नहीं है. उसके बाद यहां पे बात करी गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, दैट अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज्यादा टाइम के लिए आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी रहेंगे उसे स्टेट्स को नुकसान है. ठीक है, बिकॉज अगर ऑयल जीएसटी में आ जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जीएसटी में आ जाते हैं तो स्टेट्स को बेनिफिट होगा, बिकॉज वो जो शेयर ऑफ टैक्सेस है उनकी किटी में जाएगा. तो अभी तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, इसको लेके बहुत बात करी जा रही थी कि तेल को भी जीएसटी एम्बिट में लेके आया जाए. तो इसको लेके भी चर्चा चल रही है कि क्या ये जीएसटी एम्बिट में आता है कि नहीं आता है. बट क्लियरली अगर ये जीएसटी में आ जाता है तो स्टेट्स को इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, स्टेट्स को ज्यादा एडवांटेज होगा, उनके पास ज्यादा फंड्स होंगे. उसके बाद कंप्लायंस मैकेनिज्म जीएसटी में अभी इतना एफिशिएंट नहीं हुआ, इतना स्ट्रांग नहीं हुआ. अगर कंप्लायंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो दैट वुड लीड इनटू टैक्स इवेजन. उसके बाद यहां पे कंक्लूजन में एक बात करी गई है, जो टैक्स बेस ऑफ जीएसटी डज नॉट अपीयर टू बी एक्सपैंडिंग एज अ रीसेंट अपटिक हैज रिवर्स्ड लास्ट मंथ. सो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इकोनॉमी में, सो ऑन एन एवरेज पर क्वार्टर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज समवेयर बिटवीन 40 लाख करोड़ टू 47 लाख करोड़. बट
उसके प्रोपोर्शन में जो जीएसटी रेवेन्यू आया है वो बहुत कम है, वो 2.7 लाख करोड़ टू 3 लाख करोड़ के बीच में रेवेन्यू है जो कि आया है थ्रू जीएसटी। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। सो यहाँ पे ये बात करिए दैट द टैक्स टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज ओनली अबाउट 5 to 6.5%, दो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज मच हायर। तो इस करके कुछ एफिशिएंट रिफॉर्म्स हमको जीएसटी 2.0 में लेके आने चाहिए जो ये इशू को भी एड्रेस कर सके। चलिए उसके बाद ये आर्टिकल है जी, बहुत ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे, गेटिंग बैक इन बिजनेस इन द इंडो पैसिफिक। ये हिंदू में आया था, कल आया था। ये किस कंटेक्स्ट में आया है? बिकॉज देयर हैव बीन सम यूएस ऑफिशियल्स व्हिच हैव बीन विजिटिंग द सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्ट एशिया ऑफ लेटली। अभी पीछे हाल ही में एंटनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, वो अभी इंडिया में आए थे, ठीक है। सो 3 टॉप ऑफिशियल्स जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने इस एरिया में, साउथ एशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हाल ही में ट्रैवल किया है। सो विच इज डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी आर शर्मन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जस्टिन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन्स द इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ अमेरिका। सो टेकअवेज क्या है इस एंटनी ब्लिंकन की विजिट से फॉर इंडिया, फॉर द रीजन, for South Asia and for Southeast Asia and the whole. So America's China's policy and the rest of Indo-Pacific policy will run in tandem with consistency. So अमेरिका क्लियरली अभी एक competitive spirit में है चाइना के साथ। So obviously अभी अमेरिका बहुत ज़्यादा look forward कर रहा है इंडिया को to play a leading role in Indo-Pacific, और like-minded nations ने alliance बनाया by the name of Quad यहाँ पे, ठीक है। So Washington maintains a tough attitude towards Beijing, but it desires to keep the doors open for a dialogue. तो because अभी अफगानिस्तान में transition चल रहा है, अभी अफगानिस्तान में सिचुएशन काफ़ी टेंस है, तो उसके चलते अमेरिका को पता है कि चाइना विल ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस रीजन, स्पेशली इन द अफगानिस्तान रीजन, बिकॉज उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो CPEC बेल्ट है वहाँ से रन थ्रू करती है। और ऑब्वियसली ना चाह के भी जितना मर्जी चाइना को वो हेट करे, चाइना का जो इकोनॉमिक क्लाउड है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन दिस रीजन। तो इस करके अमेरिका ने ये डायलॉग के लिए रूम भी ओपन रखा हुआ है। तो एक यहाँ पे ये बात भी आ जाती है। सो इंटीग्रेटेड डेटरेंस, सो यूएस इज विलिंग टू रेजिस्ट एंड काउंटर चाइना बाय फॉर्मिंग लाइक माइंडेड अलायंसेज, जैसे क्वाड बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में, उस तरह से यूएस इज ओपन टू फॉर्म सच अलायंसेज विच कैन कीप अ चेक ऑन द चाइनीज। फ्रेंड्स, अब ये बहुत बड़ी बात है जो एंटनी ब्लिंकन ने बोली, एंड दिस इज म्यूजिक टू इंडियन ईयर्स, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है दैट फ्रेंडशिप विद इंडिया इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट दैट यूएस हैज। अब ये कितनी बात पे चलते हैं, कितनी इस बात पे वॉक द टॉक करते हैं, वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज सक्सेसिव यूएस गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज सेड दैट वी लव इंडिया, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद इंडिया। अब ये देखने की बात होगी कि आगे जाके कितना इस बात पे वो सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रीफोकस अवे फ्रॉम 20 years ऑफ अफगानिस्तान इराक एंड टुवर्ड्स मैरिटाइम एशिया। तो अब बेसिकली यूएस ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को अफगानिस्तान से और इराक से। अब उनका ये कहना है कि भाई अब हमने बहुत वहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, अब लेट द अफगान्स और लेट द इराकीज फाइंड अ सोल्यूशन फॉर देमसेल्व्स, कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए कि क्या चाहिए, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, लेट देम बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, लेट देम डिसाइड वट इज गुड फॉर देम। अब हम विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को वहाँ से, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं, और अब जो फोकस है अमेरिका का वो इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स शिफ्ट कर रहा है। चलिए गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। सो ये ब्रीफ एंड क्रिस्प एनालिसिस 7 आर्टिकल्स का, सो आप इसको पढ़िए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और जो भी एडिटोरियल्स रिपीट हो रहे हैं चाहे इंटरनेशनल रिलेटेड है, अभी आगे जाके ऑब्वियसली काफ़ी आर्टिकल्स अफगानिस्तान को लेके भी आते रहेंगे बिकॉज वहाँ पे ट्रांजिशन चल रहा है, कुछ गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीकली एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ की, और PDFs को भी आप पढ़ सकते हैं, आपको स्पेशली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी एक क्रिस्प और ब्रीफ एनालिसिस आपके लिए लेके आने के लिए। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस और आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी इसको और क्रिस्प और ब्रीफ रखने की। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं परसों। थैंक यू, जय हिंद।